हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ जेंडर को पढ़ना शुरू किया था। पिछले पार्ट में हमने ये समझा था कि पब्लिक प्राइवेट डिवीजन का मीनिंग क्या होता है और कैसे हमारी सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पर लेबर को, एक्टिविटीज को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। आज के इस पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कैसे पूरी दुनिया में डिफरेंट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की मदद से, आंदोलन की मदद से पब्लिक प्राइवेट डिवीजन को कम करने की कोशिश की गई और जेंडर इक्वालिटी को लाने की कोशिश की गई। हमारे आज के लेक्चर का नाम है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ जेंडर पार्ट 2। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, जहां पर हम ये समझेंगे कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है और कैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के थ्रू वर्ल्ड में जेंडर इक्वालिटी को लाने की कोशिश की गई। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के बारे में समझे, आप सभी का फेमिनिस्ट का मतलब जानना जरूरी है। आपके चैप्टर में फेमिनिस्ट की डेफिनेशन दी गई है ग्लॉसरी में। तो चलिए ग्लॉसरी की मदद से ही फेमिनिस्ट का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, फेमिनिस्ट इज अ वुमन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन एंड मेन। फेमिनिस्ट या नारीवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे वो एक महिला हो या एक पुरुष हो, जो कि इस बात पर बिलीव करता है कि सोसाइटी में इक्वल राइट्स होने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, इक्वल मौके होने चाहिए विमेन के लिए और मेन के लिए। मतलब ये एक ऐसा बिलीफ है जहां पर ये माना जाता है कि एक सोसाइटी में विमेन और मेन के लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। और जो भी लोग इस बिलीफ में मानते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं। अब आप सभी को फेमिनिस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये समझ लेते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं, वो आंदोलन होते हैं, वो प्रोटेस्ट होते हैं जो कि इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए किए जाते हैं। मतलब इन प्रोटेस्ट के थ्रू, इन आंदोलन के थ्रू ये डिमांड रखी जाती है कि महिलाओं के लिए भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, महिलाओं के लिए भी इक्वल अधिकार होने चाहिए, इक्वल मौके होने चाहिए सोसाइटी में जैसे कि मेन के लिए है। और उन्हीं सब मूवमेंट्स को, उन्हीं सब प्रोटेस्ट को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को फेमिनिस्ट के साथ साथ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, Earlier only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices। मतलब कि पहले के समय में सिर्फ पुरुषों के पास ही ये अधिकार होता था कि वो पार्टिसिपेट कर सके, वो भाग ले सके पब्लिक अफेयर्स में। पब्लिक अफेयर्स जैसे कि वोट करना या कंटेस्ट करना पब्लिक ऑफिसेज में, जैसे कि गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं या सरकार होती है, पार्लियामेंट होते हैं। तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि सिर्फ जो पुरुष होते थे, जो मेन होते थे सोसाइटी के, सिर्फ उन्हीं को अलाउ होता था कि वो पार्टिसिपेट कर सकते थे इन सभी पब्लिक अफेयर्स में। ऐसा नहीं था कि विमेन के पास ये अधिकार था। आज के वक्त पर, आज के समय पर आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो महिलाएं हैं, जो 18 अबव महिलाएं हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में, वो सभी वोट करती हैं। उन सभी के पास ये अधिकार है कि वो वोट कर सकते हैं, वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं इलेक्शंस में, वो चुनावों को लड़ भी सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था? पहले सिर्फ मेन के पास ये अधिकार था कि वो वोट कर सकते थे, वो पार्टिसिपेट कर सकते थे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और साथ ही साथ वो कंटेस्ट कर सकते थे पब्लिक ऑफिसेस के लिए। और ऐसा क्यों था पहले? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि पब्लिक प्राइवेट डिवीजन क्रिएट किया गया है हमारी सोसाइटी में। एक ऐसा सिस्टम हमारी सोसाइटी में हमेशा से क्रिएट किया गया है जिसमें हमने विमेन को सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की। हमने ये कहा है कि विमेन का काम है घर संभालना, प्राइवेट अफेयर्स को संभालना, और पुरुषों का काम है कि वो
पब्लिक अफेयर्स को वो संभालें, वो बाहर के जो भी काम है उन्हें वो संभालें। और इसी डिवीजन के वजह से, इसी जेंडर डिवीजन के वजह से, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन के वजह से क्या हुआ, सिर्फ पुरुषों के पास ये अधिकार रहा कि वो पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके। अब आगे क्या लिखा है, ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, विमेन को, महिलाओं को भी इस बात का एहसास होने लग गया, उन्हें भी ये रियलाइजेशन होने लग गई कि हमारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है, हमारे पास इक्वल राइट्स नहीं है, हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई अधिकार नहीं है जो मेन के पास है। पुरुष बाहर जा सकते हैं, वो बाहर का काम संभाल सकते हैं, वो पब्लिक ऑफिसेस को संभाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम वोट कर सकते हैं, ना हम कंटेस्ट कर सकते हैं, ना हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं, ना ही कोई लॉ या कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है जो हमारे इश्यूज को, विमेन्स इशू को या विमेन्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो विमेन को इस बात का एहसास हुआ, इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेंडर इशू को रेज करना शुरू किया पॉलिटिक्स में, राजनीति में। जेंडर इशू का मतलब क्या है, जेंडर इशू का मतलब है वो सभी इश्यूज जो कि जेंडर इन इक्वालिटी से रिलेटेड है, जैसे कि वोट ना कर पाना, पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट ना कर पाना, या फिर कंटेस्ट ना कर पाना, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ना ले पाना। तो इन सभी इश्यूज के बारे में विमेन ने अब बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने पॉलिटिक्स में इस इशू को रेज किया। और रेज कैसे किया इस इशू को, प्रोटेस्ट के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक देश का क्या रूल होता है कि सभी जो देश के निवासी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी पब्लिक है, वो पार्टिसिपेट कर सकती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अगर उन्हें कोई भी लॉ पसंद नहीं आता, कोई भी पॉलिसी पसंद नहीं आती, तो वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सके। तो पहले भी ऐसा ही कुछ किया गया, मूवमेंट्स के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू ये कोशिश की गई कि हम जेंडर इशू को रेज कर सके पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये लोगों का अधिकार है। डेमोक्रेसी में ये लोगों का अधिकार होता है कि वो मूवमेंट्स कर पाएं, वो प्रोटेस्ट कर पाएं, वो आंदोलन कर पाएं अपने इश्यूज को रेज करने के लिए। तो विमेन ने भी यहाँ पर मूवमेंट्स का सहारा लिया और प्रोटेस्ट का सहारा लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, women in different parts of the world organized and agitated for equal rights। जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया कि विमेन ने क्या किया, महिलाओं ने क्या किया, उन्होंने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया, वो साथ में मिलकर आई और उन्होंने एजिटेट किया, मतलब कि प्रोटेस्ट किया, किसके लिए, इक्वल राइट्स के लिए, समान अधिकारों के लिए। उन्होंने कहा कि अब हमें भी इक्वल राइट्स चाहिए, जो राइट्स लड़कों के पास है, जो राइट्स सोसाइटी के पुरुषों के पास है। और इन्हीं इक्वल राइट्स के लिए विमेन ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और प्रोटेस्ट किया, एजिटेट किया। अब ऐसा नहीं है कि 1-2 साल उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सारी डिमांड्स पूरी हो गई और इक्वालिटी आ गई सोसाइटी में, ऐसा नहीं हुआ। ये जो प्रोटेस्ट थे, ये जो मूवमेंट्स थे, जिनको हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, ये डिफरेंट फेजेस में अकर हुए। टोटल 3 फेजेस हम कहते हैं, जिन फेजेस के थ्रू ये मूवमेंट्स जो थे वो अकर हुए। वो 3 फेजेस को हम 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी कहते हैं। सबसे पहला फेज था 19th सेंचुरी का, जब प्रोटेस्ट की मूवमेंट्स की शुरुआत हुई। उसके बाद 1960s to 1970s का जो पीरियड था, जो फेज था, उसे हम सेकंड फेज कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का या फिर फेमिनिज्म का। और थर्ड फेज क्या था, 1990s का। तो इन 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की मदद से, 3 फेजेस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की मदद से हमने डिमांड्स को पूरा करवाया और अपनी आवाज उठाई जेंडर इशू से रिलेटेड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, There were agitations in different countries for the extension of voting rights to women। मतलब कि सबसे पहली जो डिमांड विमेन ने करी थी, वो क्या डिमांड थी कि हमें वोटिंग का अधिकार चाहिए, हमें वोट करने का अधिकार चाहिए, हमें वोटिंग राइट्स चाहिए जैसे पुरुषों के पास है। और ये डिमांड उन्होंने कब रखी थी, सबसे पहले फेमिनिस्ट मूवमेंट में,
जो कि 19th सेंचुरी में हुआ था, मतलब कि 1848 में। तो 1848 में सबसे पहले एजिटेशंस स्टार्ट हुई थी, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे वोटिंग राइट्स के लिए, कि जो अधिकार अभी तक पुरुषों के पास था वो अधिकार अब विमेन को भी दिया जाए, महिलाओं को भी दिया जाए। अब आप सोचिए कि 1848 तक महिलाओं के पास ये अधिकार ही नहीं था कि वो वोट कर सके। 1848 की इन एजिटेशंस के बाद 1893 में जाके न्यूजीलैंड वो पहला देश बना जहां पर लीगलाइज किया गया कि हाँ, अब हमारे देश में विमेन जो हैं वो वोट कर सकती हैं, वो भी इतना लेट। तो आप सोचिए कि 1848 के बाद सीधा 1893 में जाके सबसे पहला देश आया था न्यूजीलैंड, जिन्होंने विमेन को वोटिंग राइट्स दिए। यूएसए तो और भी बाद में आया, उन्होंने तो 1920s में विमेन को यह अधिकार दिया। और ये जो एजिटेशंस थी वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रही थी? यूएसए में हो रही थी और यूरोपियन कंट्रीज में ही हो रही थी। अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। These agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. वोटिंग राइट्स के बाद विमेन ने क्या डिमांड आगे रखी कि अब हमारा जो पॉलिटिकल स्टेटस है और जो हमारा लीगल स्टेटस है उसे भी बढ़ाया जाए, उसे एनहेंस किया जाए। और ये डिमांड्स कब आई थी? ये डिमांड्स आई थी सेकेंड फेज ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में, मतलब कि 1960s और 1970s के दौरान। पॉलिटिकल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वोट का अधिकार नहीं, अब हमें अधिकार दीजिए कि हम इलेक्शंस में कंटेस्ट भी कर सके, हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा भी ले सके, हमें भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए पार्लियामेंट में या फिर गवर्नमेंट्स में। इसके बाद लीगल स्टेटस का मतलब क्या होता है? कानूनी दर्जा, मतलब कि हमें लीगल राइट्स दीजिए, हमें अधिकार दीजिए कि हम क्या कर सके, हमारे पास भी लैंड हो, हमारे पास भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स हो। हमें प्रोटेक्शन दीजिए, किसके खिलाफ? हमें प्रोटेक्शन दीजिए डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, जो घरेलू हिंसा होती है उसके खिलाफ भी हमें राइट्स दीजिए, हमें प्रोटेक्शन दीजिए, सुरक्षा दीजिए, हमें एजुकेशन में राइट्स दीजिए, अधिकार दीजिए, हमें करियर में अधिकार दीजिए। तो इस तरीके से लीगल राइट्स की भी डिमांड यहाँ पर विमेन ने आगे रखी। उसके बाद क्या लिखा है? इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे महिलाओं ने बोला कि जिस तरीके से पुरुषों को करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, मौके मिलते हैं, जिस तरीके से एजुकेशन में उनको मौके मिलते हैं, पढ़ाई में उनको मौके मिलते हैं, वैसे ही इक्वल मौके अब महिलाओं को भी मिले। तो महिलाओं का भी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ाया जाए, वो इम्प्रूव किया जाए। महिलाओं की जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उसे भी इम्प्रूव किया जाए, अच्छा किया जाए। तो इन सभी डिमांड्स को भी विमेन ने इन मूवमेंट्स के थ्रू आगे रखा। अब इसके बाद क्या है? More radical women's movements aimed at equality in personal and family life as well. अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमें radical women's movements का मतलब समझना होगा। Radical का मतलब होता है रूट। Radical एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है रूट, जिसको हम जड़ कहते हैं। तो यहाँ पे radical women's movements का मतलब क्या है? यहाँ पे इसका मतलब है कि हमें जो जड़ है इन इक्वालिटी की, जिसके वजह से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है विमेन और मेन के बीच में, उसका जो रूट कॉज है, जो जड़ है, हमें उस रूट कॉज को, उस जड़ को निकालना है, हमें उसे ही एलिमिनेट करना है। और वो रूट कॉज क्या है? मेल डोमिनेंस, जो घर के अंदर भी होता है और घर के बाहर भी होता है। मतलब दोनों ही स्फेयर्स में क्या होता है? मेन जो है वो डोमिनेट करते हैं, उनका डोमिनेंस ज्यादा होता है, उनका दर्जा हमेशा ऊपर माना जाता है। तो जब हम इस मेल डोमिनेंस को खत्म कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, इस रूट कॉज को ही हटा देंगे, तो अपने आप सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे महिलाओं ने क्या बोला कि हमें क्या करना है? इस रूट कॉज को एलिमिनेट करना है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है? हमें इक्वालिटी लेकर आनी है पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी। और ये भी कैसे होगा? रूट कॉज को एलिमिनेट करके। और इसीलिए इस मूवमेंट को यहाँ पर बोला गया है रैडिकल विमेन्स मूवमेंट,
यहाँ पर महिलाओं ने बोला कि हमें क्या करना है, मेल डोमिनेंस को खत्म करना है और पब्लिक अफेयर्स के साथ साथ हमें पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी इक्वालिटी को, समानता को लेके आना है। सिर्फ हमें वोटिंग का अधिकार नहीं चाहिए, सिर्फ हमें पढ़ाई का अधिकार नहीं चाहिए, करियर का अधिकार नहीं चाहिए, हम ये भी चाहते हैं कि घर के अंदर भी, हाउस होल्ड में भी, प्राइवेट अफेयर्स में भी इक्वालिटी आए। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। और इन्हीं सब मूवमेंट्स को, इन्हीं सब एजिटेशंस को, आंदोलन को, प्रोटेस्ट को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, जहां पर हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। हम कहते हैं कि महिलाओं को भी इक्वल अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनके साथ भी इक्वालिटी होनी चाहिए, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। और इसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। आई होप इसी के साथ आपको फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिविजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन helped to improve women's role in public life। अब ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है जेंडर डिवीजन का, मतलब जो हमने एक्सप्रेस किया है जेंडर डिवीजन को, जो हमने इस जेंडर इशू को रेज किया है पॉलिटिक्स में, उसके वजह से, और साथ ही साथ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के वजह से, मतलब कि जो हमने आंदोलन करे, जो हमने मूवमेंट्स करे। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं, जो भी हम प्रोटेस्ट करते हैं किसी भी कॉज के लिए। तो हमने यहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन किया, जो हमने जेंडर डिवीजन के बारे में बात करी, और साथ ही साथ हमने जो मूवमेंट्स करे, जो प्रोटेस्ट करे, उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से विमेन का जो रोल है पब्लिक लाइफ में, वो इम्प्रूव हुआ, वो बेहतर हुआ। आप सोचिए कि अगर इतने सालों पहले ये स्ट्रगल्स नहीं होते, ये मूवमेंट्स नहीं होते, ये प्रोटेस्ट नहीं होते, तो क्या आपको लगता है कि आज के समय में विमेन के पास वो सब राइट्स होते जो अभी हैं? शायद नहीं। ये राइट्स विमेन के पास आज इसीलिए हैं, वोटिंग राइट्स, कंटेस्ट करने के राइट्स, इलेक्शन में लड़ने के राइट्स, या फिर डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनने के राइट्स। ये सभी जो राइट्स या सभी जो अपॉर्चुनिटीज आज विमेन के पास हैं, वो इसीलिए है क्योंकि कुछ साल पहले कई सारी महिलाओं ने मिलकर स्ट्रगल किया था, उन्होंने मूवमेंट्स किए थे, उन्होंने क्या किया था, जेंडर डिवीजन के इशू को रेज किया था पॉलिटिक्स में, उन्होंने मोबिलाइजेशन किया था, और इसी वजह से, इसी कारण के वजह से आज विमेन का स्टेटस जो है सोसाइटी में वो पहले से बेहतर है। आज उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में वो क्या है, इम्प्रूव्ड है, पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। कैसे, देखते हैं अगले पॉइंट से। यहाँ लिखा है, नाउ विमेन वर्क एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स which were earlier not considered suitable for women। आज के समय में महिलाएं जो हैं वो साइंटिस्ट भी हैं, वो डॉक्टर्स भी हैं, वो इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, वो ऑफिस की मैनेजर्स भी हैं, वो यूनिवर्सिटी की टीचर्स भी हैं, स्कूल की टीचर्स भी हैं। और ये सभी ऐसे प्रोफेशंस हैं जो पहले सूटेबल नहीं माने जाते थे महिलाओं के लिए। मतलब पहले ऐसे माना जाता था कि ये सभी जो प्रोफेशंस हैं, जो पब्लिक अफेयर्स के प्रोफेशंस हैं, वो महिलाओं के लिए नहीं है, वो सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाओं का काम क्या है, घर की जिम्मेदारी संभालना। लेकिन क्योंकि हमने इतने स्ट्रगल्स किए, इतने मूवमेंट्स किए, इसी के वजह से आज महिलाएं जो हैं वो इतने सारे प्रोफेशंस का हिस्सा है। ये तो कुछ ही नाम है, इनके अलावा कई और ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां पर महिलाओं का रोल और भी ज्यादा इम्प्रूव हुआ है और ज्यादा बढ़ गया है। और ये सभी ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि पहले सूटेबल ही नहीं माने जाते थे, अच्छे ही नहीं माने जाते थे महिलाओं के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, the participation of women in public life is very high। तो यहाँ पे 3 देशों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है स्वीडन, उसके बाद है नॉर्वे और थर्ड नाम है यहाँ पे फिनलैंड।
तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का मतलब क्या है। इन तीनों कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये नॉर्दर्न यूरोप के स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के ऊपर लोकेटेड है, स्थित है। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लैंड, एक ऐसा एरिया जो 3 साइड से तो पानी से घिरा हुआ होता है, लेकिन एक साइड से वो जुड़ा हुआ होता है बाकी के लैंड से। मतलब कि वो कंप्लीटली पानी से सराउंडेड नहीं होता है, बस कुछ हिस्सा होता है उस लैंड के आसपास जो कि पानी से घिरा हुआ होता है, लेकिन वो अटैच्ड भी होता है किसी लैंड से, इसीलिए उसे पेनिनसुला बोला जाता है। तो ये जो 3 देश हैं, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के ऊपर लोकेटेड हैं, इसीलिए इन्हें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। अब यहाँ क्या लिखा गया है कि ये तीनों कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर विमेन का पार्टिसिपेशन जो है पब्लिक लाइफ में वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा हाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों ही कंट्रीज में इस तरीके की जेंडर इक्वालिटी पॉलिसीज हैं और लॉज हैं जिसकी मदद से यहाँ पे जो विमेन है वो पार्टिसिपेट कर पाती हैं अच्छे तरीके से पब्लिक लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन में ऑलमोस्ट 45% रिप्रेजेंटेशन दिया गया है विमेन को पार्लियामेंट में। इसके अलावा इन तीनों कंट्रीज में कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। साथ ही साथ इन कंट्रीज में इक्वल पे किया जाता है, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। इन्हीं सब कारणों के वजह से यहाँ पर जो विमेन का पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में वो बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पर आप सभी को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताती हूँ कि अगर हम ग्लोबली बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज में से ये 3 वो कंट्रीज है जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी ज्यादा है, मतलब कि सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। तो ये उन टॉप 5 कंट्रीज का हिस्सा है जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है पब्लिक अफेयर्स में भी, जैसे कि पुरुषों का है, मेन का है। तो यहाँ पर हमने इस पूरे लेक्चर में क्या समझ लिया है? हमने ये समझ लिया है कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या है, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का मतलब क्या है, किस तरीके से प्रोटेस्ट के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू, डिमांड्स के थ्रू हमने जेंडर इक्वालिटी को लाने की कोशिश करी इतने सालों में, किस तरीके से हमने वोटिंग राइट्स पाए, किस तरीके से हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करी, किस तरीके से हमने पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस की बात करी, और कैसे इन सभी मूवमेंट्स के वजह से, मोबिलाइजेशन के वजह से, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के वजह से विमेन का जो स्टेटस है, जो रोल है पब्लिक लाइफ में, वो इम्प्रूव हुआ है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर, जिसका नाम था फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।